कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अचानक से एक कार के सामने आके वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद हमें एक शिन याओ नाम के लड़की को दिखाया जाता है जिसे उसी बंदे का कॉल आता है। वो याओ से कहता है कि वो लोग आ रहे हैं, तुरंत भागो। तभी याओ देखती है कि उसके आसपास का एरिया पूरी तरीके से डार्क हो चुका है और उसे पकड़ने के लिए यहाँ पर कुछ लोग आए होते हैं। वो बंदा याओ को कॉल पे इंस्ट्रक्शन देता है, उसके हिसाब से वो एक कमरे में आ जाती है। जैसे वो लोग यहाँ पर याओ को पकड़ने के लिए आ जाते हैं, वो बंदा यहाँ पर आके याओ को यहाँ से ले जाता है, पर उसका मोबाइल यहाँ पर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अब इस बंदे के भी पीछे पड़ गए होते हैं। ये बंदा याओ को यहाँ पर एक बैरियर में सेव कर देता है। फिर उसके बाद इन लोगों की अच्छी सी कुटाई करने लगता है। फाइट करते करते ये लोग हवा में आ जाते हैं। यहाँ पर काफी सारे बंदे मिलके इस बंदे को बिल्डिंग में फेंक देते हैं, पर इस बंदे को इससे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद हमें उन लोगों के लीडर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में होता है। वो इस बंदे के ऊपर एक बिल्डिंग फेंक के मारता है, लेकिन ये बंदा अपनी पावर का यूज करके इस बिल्डिंग को क्यूब शेप में बदल के लीडर पे ही अटैक करने लगता है और उसको खत्म कर देता है। यहाँ पर अभी बस एक आखिरी बंदा बच गया होता है जो कि गन से शूट करता है, पर कुछ भी नहीं होता। ये बंदा उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। ये बंदा अपनी पावर का यूज करके इसको भी रिवर में गिरा देता है। इसके बाद हम देखते कि शायद से ये बंदा समय को पीछे कर देता है। वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ इस बार एंडिंग अलग हो। इसके बाद हमें काफी सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक क्लब के अंदर हम याओ को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ ये लकड़ी वाला गेम खेल रही होती है जिसमें वो हार गई होती है और उसे पनिशमेंट में अपना एक ट्रूथ बताना होता है कि वो किस पर्सन को पसंद करती है। यहाँ पर हम हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ को भी देखते हैं जो कि याओ का बचपन का फ्रेंड होता है और उसे बचपन से ही उस पे क्रश है, लेकिन अभी तक उसने याओ को इसके बारे में बताया नहीं होता। याओ को अभी अपना ट्रूथ बताना होता है। वो सबसे कहती है कि क्या मुझे बताना ही होगा? सभी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम्हें बताना ही होगा। याओ बताती है कि मैं याओ को पसंद करती हूँ। ये सुन के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि याओ के सभी क्लास की गॉडेस मानते हैं और हमारा लोंडा भी ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। सबको लग रहा होता है कि शायद याओ मजाक कर रही है, लेकिन वो आगे कहती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं एलिमेंट्री स्कूल से ही जियाओ को पसंद करती हूँ। ये सुन के तो जियाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। जिस कॉलेज में याओ और जाओ पढ़ते हैं उसी कॉलेज की एक नॉर्थ सिटी गैंग जियाओ को पीट रहे होते हैं क्योंकि इनका ये लीडर सुनजुन भी याओ के पीछे पड़ा हुआ है। और जैसे ही इनको पता चला है कि जियाओ याओ को पसंद करता है, ये लोग उसकी यहाँ पर पिटाई कर रहे हैं। तभी यह जियाओ के मोबाइल पर याओ का वीडियो कॉल आ जाता है। सुनजुन उसे जियाओ की कुटाई दिखा रहा होता है। याओ उसे कह रही होती है कि जियाओ को कुछ भी मत करो। जियाओ चिल्ला के इनसे कहता है कि याओ को इन सब में इन्वॉल्व मत करो, ये सब हमारे बीच में है। ये सुन के एक बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो जियाओ को और भी ज्यादा पीटने लगता है। सुनजुन कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा सोचा भी कैसे कि तुम जैसा कोई याओ के लिए काबिल हो सकता है। जियाओ को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम जैसा कचरा कभी भी याओ के लिए काबिल नहीं हो सकता। जाओ अपने सर से इस बंदे के सर को टक्कर मारता है और नीचे गिरने लगता है। ये देख के सभी थोड़े से पैनिक हो जाते हैं क्योंकि ये लोग जाओ को यहाँ पर बस पीटने के लिए ही आए थे। सुनजुन कहता है कि बेवकूफो, तुमने उसे ऐसे गिरने कैसे दिया? एक बंदा कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, वो अपने आप से ही नीचे गिर गया। याओ भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाती है। जाओ या अपने मन में कहता है कि अगर मैं अपने प्यार को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो मेरे जिंदा रहने का कोई भी मतलब नहीं है। जाओ को अपने एक बचपन के इंसिडेंट की याद आती है जहाँ पर ऐसे ही वो एक फाइट करके भागा था। तभी याओ ने उसके इंजरी पे बैंडेज लगाया था। यहाँ प्रेजेंट में जाओ को पानी के अंदर एक ग्लोइंग क्यूब दिखता है। वो उसको उठा लेता है पर वो क्यूब उसके बॉडी के अंदर घुस जाता है। जाओ को कुछ अलग सा ही महसूस होने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। जाओ बहुत ही तेजी से इस क्यूब के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ अंदर आने के बाद जाओ कहने लगता है कि मैं मर तो नहीं गया, आखिर मैं कहाँ पर आ चुका हूँ? क्या किसी एलियन ने मुझे किडनैप कर लिया है? तभी सिस्टम से आवाज आती है कि होस्ट, आप मेरे सेंटर के आसपास के 15 मीटर के एरिया में एक टेलीपोर्ट रेडियस को ड्रॉ करके टेलीपोर्ट हो सकते हैं। हम देखते हैं कि जाओ गलती से यहाँ पर हवा में टेलीपोर्ट हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि अब वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन वो देखता है कि अभी वो हवा में फ्लोट कर पा रहा है। जाओ नीचे देखता है कि सुनजुन और उसके गैंग काफी ज्यादा पैनिक में है और वो उसको ढूंढ रहे हैं। तभी जाओ यहाँ से भी टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ सुनजुन सबसे कह रहा होता है कि क्या तुम लोगों ने कुछ आवाज सुनी? ये लोग कह रहे होते हैं कि लगता है बॉस डर की वजह से आपको वहम होने लगे हैं। सुनजुन से कहता है कि चुप रहो और उसको ढूंढो। या शो अपने क्लासरूम में टेलीपोर्ट हो गया होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो कहता है कि क्या ये कोई सुपर पावर है? सिस्टम कहता है कि होस्ट, आपने लगातार टेलीपोर्टेशन को यूज किया है। ये सुन के जो कहता है कि मेरे सर से अचानक से ये आवाज क्या आ रही है? सिस्टम कहता है कि मैं आपके सर में नहीं बल्कि आपके बॉडी में हूँ। ये सुन के शो फिर से थोड़ा सा पैनिक सा हो जाता है। तभी सिस्टम कहता है कि होस्ट, यहाँ पर कोई आ रहा है। बाहर हम देखते कि एक स्टाफ मेंबर यहाँ पर आ जाता है, पर हम देखते कि यहाँ से भी टेलीपोर्ट हो चुका था। स्टाफ मेंबर को यहाँ बस थोड़ा सा पानी गिरा हुआ दिखता है। ये जो अपने अपार्टमेंट में आ चुका
होता है उसे याओ का कॉल आता है। जाओ कॉल को उठा लेता है। हम देखते हैं कि याओ जाओ के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता में थी, पर अभी जाओ ठीक है ये जान के उसे बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है। आगे थोड़ी देर बाद ये क्यूब फिर से ग्लो होने लगता है और जाओ फिर से इसके अंदर टेलीपोर्ट होने लगता है। जाओ पूछता है कि मैं फिर से स्पेस में क्यों आया हूँ और ये होस्ट क्या है। क्यूब जाओ को बताता है कि मैंने आपकी फिजिक्स के साथ परफेक्ट कनेक्शन बना लिया है, आप मेरे मास्टर हैं और अभी आप इस अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम होराड्रिक क्यूब के यूजर हैं। जाओ पूछता है कि ये प्लेस क्या है। क्यूब बताता है कि माइक्रोस्कोपिक फिजिकल वर्ल्ड में मेरा अपीयरेंस एक 3 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन इसके अंदर एक पोर्टेबल स्पेस है। तभी जाओ हवा में फ्लोट होने लगता है। वो क्यूब से कहता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। क्यूब कहता है कि आपकी विश को फुलफिल करने के लिए और आपको इस दुनिया का किंग बनाने के लिए। आगे जाओ एक टेरेस पे टेलीपोर्ट हो जाता है। वो क्यूब से कहता है कि मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करने दो। क्यूब कहता है कि मास्टर बची हुई एनर्जी लगभग खत्म सी हो चुकी है, इस वजह से अभी के लिए 1 मिनट के इंटरवल के बाद ही आप टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं। ये सुनकर जाओ समझ जाता है कि अगर उसे जरूरत ना हो तो उसे टेलीपोर्टेशन का यूज नहीं करना चाहिए। आगे जाओ क्यूब से पूछता है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन में कैसे टेलीपोर्ट कर सकता है। क्यूब बताता है कि माइक्रोवेव रेडिएशन से सेंस करके आप 50 मीटर के एरिया के अंदर के हर एक चीज को देख सकते हैं। माइक्रोवेव रेडिएशन से देखने के लिए आपको अपने आंखों का नहीं कोर का यूज करना होगा। जाओ इसे ट्राई करता है और वो इसका यूज करके अपने आसपास की 15 मीटर के एरिया के अंदर सब कुछ देख पा रहा होता है। आगे जाओ अचानक से ही क्यूब के अंदर आ जाता है। क्यूब उसे बताता है कि अगर आप अपनी सेंसरी एबिलिटी और टेलीपोर्टेशन को लगातार ही यूज करते रहेंगे तो ये आपकी बहुत ही ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा। बिगिनर होने के नाते अब तक आप सब कुछ सही कर रहे हैं। यह जाओ बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है और वो बेहोश हो जाता है। आगे क्यूब जाओ को अपने रूम में ले आ जाता है। थोड़ी देर के बाद जाओ उठ जाता है। वो क्यूब से कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर लाया है ना। क्यूब कहता है कि हाँ मास्टर, आपको रेस्ट करने की जरूरत है। जाओ को इस बार क्यूब का आवाज अपने साइड में से आया होता है। वो देखता है कि क्यूब उसके साइड में ही है। जाओ उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। क्यूब बताता है कि मास्टर, अगर मैं आपके बॉडी में रहता हूँ तो लगातार आपकी एनर्जी को कंज्यूम करता रहूंगा। अगर आप मर गए तो मैं भी गायब हो जाऊंगा। जब आप बहुत ही ज्यादा कमजोर होंगे तब आपके बॉडी से बाहर रहना ही बेस्ट चॉइस होगी। जाओ कहता है कि क्या मैं अब एक सुपरमैन हूँ। क्यूब कहता है कि हाँ मास्टर। जाओ पूछता है कि तुमने कहा था तुम एक सुपर सिस्टम हो, तुम्हारा क्रिएटर कौन है। लेकिन क्यूब बताता है कि मास्टर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। आगे जाओ होराड्रिक क्यूब के बारे में इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा होता है पर उसे वहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके बाद जाओ को याओ का मैसेज आता है कि तुम आज रेस्ट कर लेना, हम कल साथ में लंच करेंगे। ये देख के जाओ बहुत ही ज्यादा खुश और शर्मा जाता है। तभी उसे सुनजुन और उसकी गैंग की याद आती है। जाओ कहता है कि अब से मैं उन कमीनों को याओ को परेशान नहीं करने दूंगा। जाओ क्यूब से पूछता है कि मैं इस सुपर पावर का यूज करके और स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता हूँ। क्यूब बताता है कि ये सिस्टम ऑटोमेटिक अपग्रेड फंक्शन के साथ आता है। अगर आप एनर्जी ऑफ को एब्सॉर्ब करते हो तो आपकी पावर बढ़ जाएगी और इसका फंक्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। सिंपली कहा जाए तो एक स्पेसिफिक टाइप की स्टोन जिसे जेम्स कहा जाता है आपको उनकी जरूरत होगी। एग्जाम्पल के लिए क्यूब जियो को उसके घर में रखे हुए क्रिस्मेटिक और उसकी मोम के डायमंड रिंग को दिखाता है। जियो कहता है कि उनकी कीमत तो बहुत ही ज्यादा है। क्यूब बताता है कि लेकिन उनमें से किसी से भी एनर्जी रिस्पॉन्ड नहीं हो रही है। तभी क्यूब को एक जेम डिटेक्ट होता है। वो जियो को बताता है कि गार्डन में एक जेम है। ये दोनों तुरंत गार्डन में आ जाते हैं। जियो फिर से क्यूब को पूछता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। क्यूब बताता है कि आपकी विश को फुलफिल करने के लिए और आपको इस दुनिया का किंग बनाने के लिए। जियो कहता है कि उसे ये सब कुछ नहीं चाहिए, उसे तो बस याओ को प्रोटेक्ट करना है। क्यूब कहता है कि मास्टर, आप जितना समझते हैं ये दुनिया उतनी सिंपल नहीं है। अगर आपको शिन याओ को उन लोगों से प्रोटेक्ट करना है तो आपको अनबीटेबल पावर को हासिल करना ही होगा। आगे क्यूब माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करके जियो को जेम ढूंढने को कहता है। जियो जेम को ढूंढने लगता है और उसे मिल भी जाता है। जियो कहता है कि ये तो एक नॉर्मल सा स्टोन दिख रहा है। क्यूब बताता है कि हाँ यकीनन ये बस एक बेसिक जेम है, इसे अपग्रेड करने के लिए यूज किया जा सकता है। जियो कहता है कि इसके साथ आखिर करना क्या है। क्यूब बताता है कि इसे स्पेस के अंदर डिवोरिंग माउथ में डालना है। आगे जियो स्पेस के अंदर आ जाता है या वो क्यूब को ये जेम खिला देता है और थोड़ी देर बाद जियो को सेंस होने लगता है कि उसकी पावर बढ़ चुकी है। क्यूब बताता है कि ये जेम बेसिक लो क्वालिटी का था, इससे आपकी स्ट्रेंथ के 2 पॉइंट्स और इंश्योरेंस के 1 पॉइंट बढ़ चुका है। साथ ही इससे आपकी कॉम्बैक्ट पावर इनहेंस हो चुकी है। अगले दिन हम जियो को स्कूल में देखते हैं जहाँ उसके और याओ में थोड़ी बहुत नॉर्मल सी बातें चल रही होती है। तब यहाँ पे सुनजुन और उसकी गैंग आ जाती है। वो यहाँ पे जियो के लिए ही आए होते हैं। या जियो क्यूब से पूछता है कि क्या मैं इन सबको हरा सकता हूँ। क्यूब कहता है कि हाँ मास्टर, उनमें से हर किसी की कॉम्बैक्ट पावर 5 की है और आपकी कॉम्बैक्ट पावर 22 की है। सुनजुन जियो के पास आ रहा होता है। तभी याओ उसे कहती है कि यहाँ से निकल जाओ। जियो याओ को शांत करता है और कहता है कि मैं इसे संभालूंगा। सुनजुन सीधा ही जियो के कॉलर को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि आखिर तो अपने आप को समझ के आ रहा है। तभी जियो गुस्से से
से उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अगर तूने फिर से हमारे क्लासरूम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो तेरे साथ अगर कुछ हो जाएगा तो इसका इल्जाम मुझ पे ना लगाना, ठीक है। सुनजुन या जियाओ से अपने हाथ को छुड़ा नहीं पा रहा होता। वो अपने मन में कहता है कि आखिरकार इसके पास इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई। तभी यहाँ पर टीचर आ जाते हैं और इनको झगड़ा करने से रोकते हैं। सुनजुन जियाओ से कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि जाओ इन सब में पड़े तो शाम को 5 बजे अकेले नॉर्थ सिटी बास्केटबॉल कोर्ट में आ जाना। इतना कह के सुनजुन यहाँ से निकल जाता है। याओ जियाओ से पूछते है कि सुनजुन ने उसे क्या कहा। वो कहता है कि कुछ नहीं, उसने कहा कि वो अब से हमें परेशान नहीं करने वाला। आगे हमें सुनजुन को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जियाओ की ग्रिप की वजह से उसका हाथ सूज गया होता है। सुनजुन कहता है कि इसके लिए मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है। वो कहता है कि बॉस, आपने जैसा ऑर्डर दिया था वैसे सब तैयारी हो चुकी है। आगे शाम को जियाओ नॉर्थ सिटी बास्केटबॉल कोर्ट में आ जाता है। हम देखते हैं कि सुनजुन ने या जियाओ की पिटाई करने का प्लान बना दिया होता है। क्यूब जियाओ को बताता है कि मास्टर आपके आसपास 13 एनिमीज है। जियाओ पूछता है कि मेरे जीतने के कितने चांसेस है। क्यूब बताता है कि 20%। ये सुन के जियाओ थोड़ा सा पैनिक सा हो जाता है। आगे सुनजुन जियाओ से कहता है कि अगर तुम शिन याओ का पीछा करना बंद करते हो और अभी झुक के मेरे सामने माफी मांगते हो। लेकिन तभी जियाओ सुनजुन की बात काटते हुए उसे कहता है कि किसने सोचा होगा कि नॉर्थ सिटी के इतने पॉपुलर बॉस के पास इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो 1-on-1 फाइट करे। ये सुन के सुनजुन समझ जाता है कि जियाओ उसे उकसा रहा है। तभी जियाओ कहता है कि सुबह मैंने तुम पे रहम दिखाया था लेकिन अब मैं वैसा कुछ भी नहीं करने वाला। ये सुन के सुनजुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जियाओ से लड़ने का सोच लेता है। लेकिन तभी इनके गैंग का एक टकला जिसका नाम वो क्वेंग है वो आगे आ जाता है और वो सुनजुन से कहता है कि बॉस, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसको संभाल लूंगा। बाकी के सभी गैंग मेंबर्स टकले को चेयर अप कर रहे होते हैं कि जाओ और इस जियाओ को खत्म कर दो। जियाओ क्यूब से पूछता है कि इस टकले की कॉम्बैक्ट पावर क्या है। क्यूब बताता है कि उसकी पावर 10 है। ये सुन के जियाओ खुश हो जाता है। टकला पहले जियाओ पे बास्केटबॉल को फेंकता है पर जियाओ उसको डॉज कर देता है। इसके तुरंत बाद टकला जियाओ को पंच करने के लिए आ जाता है पर जियाओ उसको डॉज कर देता है। आगे टकला जियाओ पे लगातार काफी सारे पंचेस करता रहता है पर जियाओ उसके सारे ही अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते कि याओ को जियाओ की चिंता हो रही होती है। वो उसे कॉल करती है पर जियाओ को कॉल लग ही नहीं रहा होता। यहाँ पर ये टकला जियाओ पे अटैक कर करके काफी ज्यादा थक गया होता है पर वो जियाओ पे एक भी ब्लो लैंड नहीं कर पाया था। क्यूब जियाओ को बताता है कि मास्टर, अभी इसने ऑलरेडी अपने आधी एनर्जी को यूज कर दिया है। राइट मोमेंट का वेट कीजिए और इसे एक घातक ब्लो दीजिए। यहाँ सुनजुन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि जियाओ इतना फ्लेक्सिबल कैसे है। सुनजुन टकले को कहता है कि टकले, उसके ट्रैप में मत फंस और उसे 1 ब्लो मार के खत्म कर दे। जियाओ टकले से कहता है कि चल टकले आजा। टकला भाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जियाओ पे काफी सारे अटैक करने लगता है। थोड़े से अटैक को डॉज करने के बाद जियाओ टकले के पैर को पकड़ लेता है और इसके बाद जियाओ टकले के मुंह पे एक जोरदार पंच जड़ देता है और बाद में उसे पकड़ के पटक देता है। ये देख के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये लोग कह रहे होते कि क्योंग कैसे हार गया। जियाओ सुनजुन से कहता है कि तेरा चमचा तो गया, अब अगली बारी तेरी है। सुनजुन हंस रहा होता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसे बहुतों को देखा है लेकिन आखिर में वो सभी नॉर्थ सिटी गैंग से कुचले गए। जियाओ समझ जाता है कि ये सभी अब उस पे एक साथ अटैक करने वाले हैं। वो क्यूब से पूछता है कि अभी मेरे जीतने के कितने चांसेस हैं। क्यूब बताता है कि अगर टकले को हटाया जाए तो नॉर्थ सिटी गैंग से जीतने के आपके -30% चांसेस हैं। सुनजुन जियाओ से लड़ने के लिए अपने बंदों को भेजता है। इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ जियाओ बहुत अच्छी फाइट कर रहा होता है लेकिन उसे भी थोड़े बहुत हिट लग रहे होते हैं। एक बंदा पीछे से जियाओ को किक मारता है। उसे लग रहा होता है कि ऐसा करने के बाद वो तो कुंफू का मास्टर ही बन चुका है लेकिन आगे जियाओ इसके अंडों को फोड़ देता है जिससे इसकी हालत टाइट हो जाती है। आगे जियाओ इसको अपने पैर से ही उड़ा देता है। इसके बाद जियाओ स्टेयर्स पे आ जाता है और नीचे के 2 बंदों को अपने पैर से गिरा देता है लेकिन तभी एक बंदा पीछे से जियाओ को पकड़ लेता है और फिर उसके बाद एक बंदा जियाओ को किक मार के उसे दूर पटक देता है। ये देख के सुनजुन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। वह सभी से कह रहा होता है कि उसे और भी पीटो। या जियाओ उठ जाता है। बंदे उसे और थोड़ा सा पंच और किक्स मारते हैं पर जियाओ अभी फॉर्म में आ जाता है। वह एक बंदे को पंच करके दूसरे एक बंदे को किक मार के उसे दूर पटक देता है। तभी एक बंदा उसे किक मारता है पर जियाओ को इससे कुछ भी नहीं होता। वो उसके पैर को पकड़ के उसे बहुत ही जोरों से घुमाता है और उसे सुनजुन पे पटक देता है। इसके बाद सुनजुन उठ के देखता है कि भाई या तो जियाओ ने उसके सारे ही चमचों को नॉकआउट कर दिया है। ये देख के अब सुनजुन बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। जियाओ सुनजुन की तरफ आगे बढ़ता है लेकिन क्यूब उसे कहता है कि मास्टर, अभी आप बहुत ही ज्यादा थके हुए हैं, आप बिल्कुल भी फाइट करने की हालत में नहीं है। जियाओ कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन फिर भी मैं इन कमीनों को सप्रेस करने के इस चांस को गवा नहीं सकता। सुनजुन बहुत ही ज्यादा डर गया होता है। वो जियाओ से कहता है कि मेरे पास मत आओ। हम देखते कि यहाँ पे लगभग रात सी हो गई होती है। तभी यहाँ पर कोई स्टेडियम के लाइट्स को ऑन कर देता है। हम देखते कि यहाँ पर साउथ सिटी गैंग और उसका ये बॉस हुआन आया होता है। हमें पता चलता है कि ये लोग जियाओ और नॉर्थ सिटी गैंग की फाइट को देख रहे होते हैं। अब जब नॉर्थ सिटी एक बंदी
जियो से हार गई होती है तो हुआन सुनजुन को चिढ़ाने लगता है कि तुम्हारी गैंग तो बस एक बंदे से ही हार गई। मुझे लगा था कि नॉर्थ सिटी गैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सुनजुन हुआन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि और किस लिए, हम यहाँ पर तुम पे हंसने के लिए आए हैं। हुआन सुनजुन को और भी ज्यादा बेइज्जत कर रहा होता है। तभी जियो इनको इंटरप्ट करता है। या हम देखते हैं कि साउथ सिटी गैंग वालों ने जियो को भी पीटने का सोच लिया होता है ताकि सुनजुन की गैंग के सामने वो अपनी गैंग की ताकत दिखा पाए। क्यूब जियो से कहता है कि मास्टर अभी आपकी कंडीशन को देखा जाए तो मैं स्ट्रांगली आपको यहाँ से निकलने का सजेस्ट करूंगा। साउथ गैंग जियो पे अटैक कर देती है। वो भागने लगता है। जियो को यहाँ पर एक प्लान सोचता है। वो पहले अंदर सी जगह पर आ जाता है और यहाँ से टेलीपोर्ट होके इलेक्ट्रिसिटी स्विच को ऑफ कर देता है। इसके बाद वो हुआन के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। हुआन अपने बंदों से कह रहा होता है कि जाके स्विच को ढूंढो और लाइट्स को ऑन करो। तभी हुआन को अपने पीछे कोई फील होता है। वो पीछे मुड़ कर देखता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। पर जैसे ही वो सामने देखता है तो उसके सामने जोहो आ जाता है। जोहो हुआन को पकड़ के उसे फ्लोर पे जोर से पटक देता है। उसके बाद वो साउथ सिटी के हर एक बंदे को बहुत पीटने लगता है। यहाँ पर इस बंदे को स्विच मिल गया था, वो उसे ऑन कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो देखता है कि जियो ने उसके पूरे गैंग और उसके बॉस को पीट के उनकी बुरी हालत कर दी है। ये देख के तो सुनजुन भी हद से ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी यहाँ बाहर एडमिनिस्ट्रेटर्स आ जाते हैं और वो दरवाजे को ओपन करने को कहते हैं। हम देखते हैं कि या वो इनको यहाँ पर लेके आई होती है। जो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तभी पीछे सुनजुन चुपचाप यहाँ से निकलने की सोच रहा होता है, लेकिन जाओ उसके सामने टेलीपोर्ट हो जाता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। हाँ, सुनजुन सर पटक पटक के जॉन से माफी मांग रहा होता है, लेकिन यहाँ जॉन को एक आइडिया आता है। आगे एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन ने सब कुछ ऐसा देखा होता है कि नॉर्थ सिटी और साउथ सिटी की गैंग की लड़ाई हुई और वो बेचारा बस गलती से इन्वॉल्व हो गया था। सुनजुन ने एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपनी मिस्टेक एडमिट कर दी होती है और जो बिना किसी दिक्कत से इस मैटर से बाहर आ जाता है। साथ ही सुनजुन ने प्रॉमिस कर दिया होता है कि अब से वो या वो और उसके बीच में कभी भी नहीं आने वाला। आगे जो और जेम्स को कलेक्ट करके अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का सोचता है। इसके लिए वो उस एरिया में जाने लगता है जहाँ पर जेम्स मिलते हैं। खुदाई करने के लिए उसने कुछ एटम्स को भी परचेस कर लिया होता है। आगे वो ट्रेजर हंटिंग करने के लिए अपने घर के सबसे क्लोज ल्यूजुन माउंटेन के पास आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसे बस एक बड़ा सा पत्थर और एक लेक दिखती है। जियो को बेसिक वाले जेम्स से डिटेक्ट तो हुए थे, पर उनको खोद के निकालना ये कोई आसान काम नहीं था। जियो इससे बोर हो चुका था। तभी क्यूब उसे बताता है कि मास्टर, मुझे अंडरग्राउंड में एक होलो डिटेक्ट हुआ है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग जेम एनर्जी रिएक्शन है। जो वहाँ पर टेलीपोर्ट होने लगता है, पर वो वहाँ पर टेलीपोर्ट नहीं हो पाता। वो अपने मन में कहता है कि मुझे वो फील तो हुआ, पर मैं वहाँ पर टेलीपोर्ट क्यों नहीं हो पाया। क्यूब बताता है कि अगर एक्सप्लोर की जाने वाली जगह कम्प्लीटली सील हो तो वहाँ पर टेलीपोर्ट नहीं किया जा सकता। टेलीपोर्टेशन को अचीव करने के लिए कम से कम 1 सेंटीमीटर डायमीटर का गैप होना जरूरी है। अब गैप की जरूरत थी तो जो यहाँ पर एक लेक के पास आ जाता है, क्योंकि वाटर गैप्स के अंदर जा सकता है। जो यहाँ पर माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करके अंडरग्राउंड के लिए एक छोटा सा गैप ढूंढता है और वो उसे मिल भी जाता है। जो यहाँ पर अंडरग्राउंड में टेलीपोर्ट हो जाता है, पर यहाँ की जमीन बहुत ही ज्यादा चिपचिपी होती है। यहाँ पर टेलीपोर्ट होते ही वो तुरंत नीचे गिर जाता है। खैर जो आगे बढ़ता है, क्यों बताता है कि मास्टर, मुझे आपके सामने से एक जेम से डिटेक्ट हुआ है। पर जो यहाँ पर देखता है कि उसके सामने तो बस एक डेड एंड है। जो समझ जाता है कि उसके ऊपर की साइड में एक और केव है। जो माइक्रोवेव का यूज करता है और उसे यहाँ पर ऊपर से विंड आती हुई सेंस होती है। इसे वो समझ जाता है कि ऊपर टेलीपोर्ट किया जा सकता है। जाओ यहाँ पर ऊपर टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ पर आते ही वो आगे बढ़ने लगता है, पर वो देखता है कि सामने कोई भी रास्ता नहीं है। जो गिरते गिरते बच जाता है, पर उसकी टॉर्च नीचे गिर जाती है। क्यूब उसे बताता है कि जेम्स की एनर्जी रिएक्शन बहुत ही पास है। जो को भी सामने जेम्स दिखाई देते हैं। तभी यहाँ पर जो के पीछे एक बड़ा सा स्नेक आ जाता है, जिसके बारे में उसे पता तक नहीं चलता। जो यहाँ पर सोचने लगता है कि अगर वो 2 बार टेलीपोर्ट करेगा तो वो जेम्स के पास पहुंच जाएगा और पिकैक्स से उनको तोड़ सकेगा। स्नेक जियो को निगलने ही वाला था, पर वो यहाँ से 2 बार टेलीपोर्ट करके आगे बढ़ता है। अब जियो की टेलीपोर्टेशन कूल डाउन पे थी, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। स्नेक भी उसका पीछा कर ही रहा होता है। आगे थोड़ी देर बाद जियो या जेम्स के पास आ जाता है। जेम्स को हासिल करने के लिए उसे सामने की एक छोटी सी जगह पे जाना था। जियो यहाँ पर समझ जाता है कि अगर वो टेलीपोर्टेशन को ध्यान से यूज नहीं करेगा तो वो टेलीपोर्टेशन कूल डाउन की वजह से नीचे गिर के मर भी सकता है। तभी यह स्नेक फिर से जो पे अटैक कर देता है, पर वो टेलीपोर्ट होके या इस जगह को पकड़ लेता है। इसके बाद फिर से टेलीपोर्ट करके वो जेम्स जहाँ है उसके नीचे वाले लैंड पे आ जाता है। जो यहाँ पर एक रस्सी को बांध लेता है। क्यों बताता है कि मास्टर, आपके पास टोटल 12 जेम्स की एनर्जी रिएक्शन डिटेक्ट हुई है। ये सुन के तो जो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर वो सभी को मर्ज कर देगा तो वो तो सुपरमैन जैसा ही बन जाएगा। आगे हम देखते हैं कि जो 11 जेम्स को ले चुका होता है। अब बस आखिरी जेम रह गया था। वो उस जेम्स को लेने की कोशिश करता है, पर वो जेम्स नीचे पानी में गिर जाता है। जो माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करके देखने लगता है कि जेम कहाँ पर गिरा
है, पर वो तभी देखता है कि उसके पीछे एक बड़ा सा स्नेक है। स्नेक भी यहाँ पर अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो जाओ पे अटैक कर देता है पर वो नीचे कूद जाता है। स्नेक उस पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जाओ जैसे तैसे उसे चकमा देता है और स्नेक के अटैक को डॉज कर देता है। स्नेक नीचे वाटर में गिर जाता है, लेकिन यहाँ पर जाओ की रोप भी टूट जाती है और वो भी पानी के अंदर गिर जाता है। स्नेक उस पे अटैक करने के लिए आ जाता है पर जाओ स्नेक पर वार कर देता है और उसके बाद वो क्यूब स्पेस में जाने की कोशिश करता है पर वो वहाँ पर जा नहीं पा रहा होता। क्यूब जाओ को बताता है कि मास्टर, मैं आपके बॉडी के वेट के आधे वेट वाले किसी भी लिविंग एनिमल को स्पेस में नहीं ले जा सकता। जाओ से कहता है कि तुम्हें किसने कहा है कि मैं इस स्नेक को भी अपने साथ लाऊंगा। जाओ समझ जाता है कि शायद से वो उलझ गया है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। पहले तो वो स्नेक पे अटैक करके उससे दूर हो जाता है और उसके बाद क्यूब के अंदर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद क्यूब शॉ को बताता है कि 11 जेम्स कलेक्ट हुए हैं और उनको सिंथेसाइज किया जा सकता है। ये सुन के जॉन थोड़ा सा एक्साइट सा हो जाता है। क्यूब आगे बताता है कि जेम्स एलिमेंट्री लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल्स इन लेवल में डिवाइडेड है। हर 3 जेम्स स्टोन्स को सिंथेसाइज करके हायर लेवल को फॉर्म किया जा सकता है। अगर एडवांस लेवल के जेम्स को एलिमेंटरी लेवल के जेम्स से कंपेयर किया जाए तो वो काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। एडवांस लेवल के जेम्स के एट्रीब्यूट बहुत ही बोनसेस के साथ लग जाते हैं, साथ ही इनसे स्पेशल एट्रीब्यूट की भी पॉसिबिलिटीज होती हैं। यह सब सुन के जॉन तुरंत ही सिंथेसिस करने के लिए कहता है। क्यूब बताता है कि सिंथेसिस होके एडवांस लेवल के जेम्स होने में 100 आवर्स लग जाएंगे। ये सुन के जो हैरान हो जाता है। क्यूब उसे बताता है कि मास्टर, अभी आप 9 जेम्स को सिंथेसिस कर लीजिए और 2 जेम्स को अभी यूज कर लीजिए। जो कहता है कि ठीक है। जो उसके पास वाले पहले जेम को यूज कर लेता है जिससे उसके स्टैट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद वो बाहर आ जाता है और टेलीपोर्टेशन का यूज करके वो स्नेक्स पे काफी सारे अटैक्स लैंड करता है और आखिर में वो उसको हरा भी देता है। इसके बाद जाओ नीचे गिरे हुए आखिरी 12th जेम को भी ले लेता है। ये वाला जेम काफी ज्यादा ग्लो कर रहा होता है। जाओ क्यूब से पूछता है कि क्या ये भी एक एलिमेंट्री लेवल का जेम है। क्यूब हाँ कहता है। इसके बाद हमें एक क्लब में सुनजुन और हुयन को एक साथ दिखाया जाता है जो कि जॉन से बदला लेने के बारे में सोच रहे होते हैं। हुआन को इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि अभी यान फैमिली का मिस्टर लुओ वापस आ चुका है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिस्टर लुओ ये एक बड़ी हस्ती है जिससे उलझना कुछ अच्छी बात नहीं है। हुआन उनसे ये भीख मांग के हेल्प लेने की सोच रहा होता है। ये सुन के सुनजुन काफी ज्यादा चौंक जाता है। या हुआन के जरिए हमें पता चलता है कि मिस्टर लुओ 2 साल पहले इस शहर को छोड़ के भाग गया था क्योंकि उसने जिगु किन को नाराज किया था और जिगु कुन ने मिस्टर लुओ को बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट कर दिया था। पर अब मिस्टर लुओ जिगु कुन को ढूंढ रहा है ताकि उससे वो अपना बदला ले पाए। जिगु किन का नाम सुन के सुनजुन भी यहाँ पर थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। सुनजुन से हमें पता चलता है कि शायद से जिगु किन और याओ में कुछ तो रिलेशनशिप है। वैसे जिगु कुन ये वही बंदा है जिसे हमने कहानी के स्टार्ट में देखा था जो कि याओ को किसी से बचा रहा था। यहाँ पर हुआन का प्लान ये होता है कि थोड़ी बहुत ट्रिक्स का यूज करके वो मिस्टर लुओ के हाथों जियाओ को मरवा देंगे। अगले दिन याओ और जियाओ डेट पे आए होते हैं। ये लोग काफी ज्यादा फन करते हैं। आगे याओ कहते हैं कि चलो हम एक गेम खेलते हैं, चलो मुझे बताओ कि मेरे किस हाथ में ट्रेजर है। जियाओ अपने मन में कहता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल गेम है, माइक्रोवेव रेडिएशन से ये मेरे लिए पीस ऑफ केक है। जियाओ माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करता है और सही हाथ को चुनता है, उसे एक कैंडी मिल जाती है। आगे वो हर बार कैंडी को जीत जाता है। या वो इसे कहते हैं कि तुम हर बार सही गेस कैसे कर रहे हो। खैर आगे जियाओ बहाना बना के इस बात को टाल देता है। आगे जियाओ याओ को बचा हुआ जेमस्टोन प्रेजेंट में देता है जो कि याओ को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अगले दिन जियाओ स्कूल में जाने के लिए याओ का वेट कर रहा होता है पर उसे काफी ज्यादा देर हो गई होती है। जियाओ याओ को कॉल भी लगाता है पर उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी आसपास के स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि शिंगाई अपार्टमेंट में कुछ तो हुआ है। वहाँ से आते समय इन्होंने वहाँ पर पुलिस को देखा था। पहले तो जियाओ का इनकी बातों पे कुछ खास सा ध्यान नहीं जाता, लेकिन तभी उसे याद आता है कि याओ भी शिंगाई अपार्टमेंट में रहती है। वो तुरंत बहुत ही तेजी से उधर की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ पर आने के बाद जियाओ को पता चलता है कि याओ अचानक से यहाँ से गायब हो चुकी है। पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जियाओ सोच में पड़ जाता है कि ये किसने क्या होगा। तभी यहाँ पर भीड़ में उसे सुनजुन दिखता है जो कि यहाँ से जा रहा होता है। आगे शियोन उसके सामने आ जाता है। उसे देखकर सुनजुन काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। शियोन अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपनी पावर की हल्की सी झलक दिखाता है। अंदर के इस बंदे को तो ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई भूकंप ही आ गया हो। आगे जियोन सुनजुन से कहता है कि अभी मैं बहुत ही ज्यादा खराब मूड में हूँ, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें पीटूं तो चलो अपना मुंह खोलो। सुनजुन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि हाँ मैं सब कुछ तुम्हें तुरंत ही बताता हूँ। आगे हमें एक कंस्ट्रक्शन चल रही बिल्डिंग में मिस्टर लाओ और उसके अंकल को दिखाया जाता है। साथ ही यहाँ पर हम हुआन को भी देखते हैं जिसके अभी बैंड बजने वाली होती है क्योंकि लुओ को पता चल गया था कि हुआन उससे झूठ बोल के अपना काम करवा रहा था। खैर लुओ को कैसे भी करके जिगु कुन को यहाँ पर लाना था। वो अभी हुआन को यहाँ पर हिट कर देता है। हम देखते कि लुओ ने याओ को किडनैप किया होता है। वो याओ के पास आ जाता है और उसे पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हारा जिगु कुन के साथ क्या रिलेशन है। याओ कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये जिगु कुन कौन है, मैं उसे नहीं
जानती। लुओ जिगू की फोटो और इन्फॉर्मेशन को दिखा के याओ से कहता है कि कोई ऐसा जिसे तुम जानते तक नहीं वो तुम्हें बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ क्यों जाएगा। झूठ बोलना बंद करो और मुझे सब कुछ सच बताओ। पर याओ लगातार कह रही होती कि मैं उसे नहीं जानती। ये सुन के लुओ को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो याओ को पंच करने लगता है, पर उसके अंकल उसे रोक देते हैं। वो उसे कहते हैं कि यंग मास्टर, भले जिगू के बारे में उसे पता हो या नहीं, पर मुझे पूरा यकीन है कि जिगू कुन इसको जानता है और वो इस लड़की को सीरियसली लेगा। लुओ कहता है कि हमने इसलिए तो इसको बेट की तरह यहाँ पर बांध के रखा है। अंकल कहते हैं कि यंग मास्टर, यही तो प्रॉब्लम की बात है। जिगू कुन इस लड़की में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आया क्यों नहीं, और आखिर क्यों वो इस लड़के में इंटरेस्टेड है। शायद से ऐसा भी हो सकता है कि यह लड़की कोई सीक्रेट को छुपा रही हो, जैसे कि जिगू कुन इतना पावरफुल क्यों है या फिर उसे मारने का रास्ता। यंग मास्टर, सच कहा जाए तो हम जिगू कुन को या जैसे तैसे लाभ भी देते हैं, पर हम उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। ये सुन के लुओ थोड़ा और गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैंने बहुत सारे मास्टर को हायर करके रखा है, इसके लिए मैंने बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च किए हैं ताकि वो लोग मेरी हेल्प कर पाए। अंकल कहते हैं कि हाँ वो मास्टर्स है, लेकिन जिगू कुन की ट्रू स्ट्रेंथ कोई भी नहीं जानता, तो आउटकम क्या होगा इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। और मुझे ज्यादा चिंता इसकी हो रही है कि अगर ये लड़की इंजर्ड हो जाए या फिर यहाँ पर मारी जाती है तो जिगू कुन के गुस्से का सामना करना ये नामुमकिन होगा। इसलिए यंग मास्टर, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इसकी जिंदगी बख्श दीजिए। जब हम जिगू कुन के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे तब उसे धमका के सरेंडर करने के लिए ये लड़की काम आएगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये लड़की हमारे लिए ट्रम्प कार्ड है। लो अंकल की बात को मान जाता है और यहाँ से निकल जाता है। आगे उसके जाने के बाद अंकल याओ से कहते हैं कि अच्छी तरह से रह के हमारी बात सुनो, यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा, वरना यंग मास्टर के गुस्से से मैं तुमको दूसरी बार नहीं बचा सकता। अंकल याओ के मुंह को बंद करके यहाँ से चले जाते हैं। या सुनजुन ने जियाओ को सब कुछ बता दिया होता है कि उससे बदला लेने के लिए हुआन ने याओ को लुओ से किडनैप करवाया है। जियाओ पूछता है कि मिस्टर लुओ कौन है। सुनजुन पूछता है कि क्या तुमने कभी नीलिंग इन क्रैप स्ट्रीट इंसिडेंट के बारे में सुना है। जियाओ नहीं कहता है। सुनजुन बताता है कि कहा जाता है एक जाने पहचाने यंग मास्टर मिस्टर लुओ के हाथों पीट गया था, तो उसे यंग मास्टर ने अपने पावरफुल बैकग्राउंड वाले अंकल को बुलाया ताकि वो मिस्टर लुओ को सबक सिखा पाए। लेकिन उसके अंकल जब अपने आदमियों के साथ आए और जैसे ही उन्होंने वहाँ पे मिस्टर लुओ को देखा, तुरंत झुक के लुओ से माफी मांगना ये उनका पहला रिएक्शन था। उन्होंने अपने भतीजे को थप्पड़ भी मारा ताकि मिस्टर लुओ से माफी मिल पाए। आगे मिस्टर लुओ अपने गाड़ी के साथ वहाँ से निकल गए, लेकिन फिर भी वो दोनों जमीन पे सर लगाए रखे। सर उठाने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। उस स्ट्रीट को क्रैप स्ट्रीट कहा जाता है, इसलिए इस इंसिडेंट को नीलिंग इन क्रैप स्ट्रीट नाम से बुलाया जाने लगा। मिस्टर लुओ और उसके पीछे के उसके पावरफुल फैमिली का ये इन्फ्लुएंस है। जियाओ पूछता है कि अब ये जिगू कुन कौन है और वो लुओ याओ को कैसे जिगू के खिलाफ चारे की तरह यूज कर सकता है। सुनजुन बताता है कि क्या तुम्हें याद है कि याओ जब सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी तब उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। जियाओ कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तब उसे किसी ने बचाया था। सुनजुन बताता है कि वो बंदा जिगू किन था। कहा जाता है कि काफी सारी फोर्स उसे ढूंढना चाहती थी पर कोई भी कामयाब नहीं हुआ। जिगू किन ने कभी भी एक हल्का सा ट्रेस भी अपने पीछे नहीं छोड़ा। जिगू किन ने यान लुओ के राइट हैंड के 2 फिंगर्स को तोड़ दिया था। शुरू में यान लुओ को अवेंज करने के लिए यान फैमिली ने जिगू के खिलाफ टॉप वांटेड ऑर्डर जारी किया, लेकिन यहाँ तक यान फैमिली भी जिगू किन को नहीं ढूंढ पाई और यान फैमिली ने आगे यान लुओ को छोड़ दिया। तब से यान लुओ जिगू किन को बहुत ही ज्यादा हेट करता है। उसने कसम खा के रखी है कि वो जिगू किन से अपना बदला लेके रहेगा, इसलिए वो जिगू किन के रिलेटेड छोटी से छोटी लीड को भी ढूंढ रहा है। जियाओ अभी सब कुछ समझ गया होता है कि मैटर क्या है। वो कहता है कि अच्छा तो याओ को पकड़ने का ये रीजन है कि उस हुआन ने याओ के सेकंड ईयर वाले इंसिडेंट का यूज किया और यान लुओ को झूठ बोल के उसे ट्रिक किया और यकीन दिलाया कि याओ और जिगू किन का कुछ तो लेना देना है। सुनजुन कहता है कि अरे वाह तुम तो आसानी से समझ गए, लेकिन मैंने जब इस प्लान को सुना मुझे ये ठीक नहीं लगा और मैंने इसे क्विट करने का डिसाइड किया। वैसे भी यान लुओ कोई ऐसा नहीं है जिससे हमारे स्टेटस के लोग हैंडल कर पाए। पक्का हुआन ने नतीजों को झेला होगा। जियाओ कहता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ। सुनजुन कहता है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो। जियाओ कहता है कि और कहाँ, यकीनन याओ को बचाने के लिए। यह सुन के सुनजुन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो जियाओ को समझाने लगता है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे, याओ कोई ऐसा नहीं है जिसे हम डील कर पाए। जियाओ कहता है कि मेरे साथ बहस मत करो, पहले पुलिस को कॉल लगाओ। तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके जरिए मैं जाके चेक करूंगा। तुमने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। सुनजुन कहता है कि यार तुम भी बहुत ही ज्यादा डरावने हो। तभी जियाओ ने जिस दीवार पे वार कर दिया था वो दीवार टूट जाती है। आगे हम देखते कि जियाओ ने याओ को जो जेम दिया था उसके जरिए वो यहाँ पर आ भी जाता है। जियाओ क्यूब से पूछता है कि यकीनन यही जगह है ना। क्यूब बताता है कि हाँ मास्टर, ऑर्डिनरी जेम इतनी दूर से डिटेक्ट नहीं होते, पर आपने याओ को जो जेम दिया था वो क्यूब के स्पेस में एक बार इंटर हो चुका था, तो सिस्टम ने उस जेम को मार्क कर दिया था। यहाँ पर हम लुओ और उसके अंकल को देखते हैं। जिगू के खिलाफ रिवेंज लेने के लिए लुओ ने बहुत सारे टॉप लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को हायर किया होता है, लेकिन फिर भी अंकल को कुछ यकीन नहीं होता कि जिगू को हराने के लिए इतना काफी होगा। खैर यहाँ पर हम एक और बंदे को देखते हैं जिसके पास अपना एक
शान नाम का कंपेनियन भी होता है। ये दोनों भी यहाँ पर जिगो के खिलाफ अपना रिवेंज लेने के लिए ही आए होते हैं। यह जियो आगे बढ़ता है। क्यूब उसे बताता है कि मास्टर 7 पावरफुल वेव्स डिटेक्ट हुई है। ये सुन के जियो थोड़ा सा पैनिक सा हो जाता है। जियो क्यूब से कहता है कि क्या 3 दिन पहले वाले जेम्स एडवांस लेवल में सिंथेसिस हो गए। क्यूब बताता है कि प्रोग्रेस 99.8% हो चुका है। आधे घंटे में सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी। तभी लोगों ने हायर किए हुए मार्शल आर्टिस्ट में से एक यहाँ पर जियो को देख लेता है। उसके बारे में वो लोगों को बता देता है। आगे जियो यहाँ पर अंदर आ जाता है। तो आज के पार्ट में बस इतना ही था। आगे क्या होगा ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मैं जैसी वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।